दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु की। स्पेशली हम लोग बात करते हैं बोर्ड्स के स्टूडेंट की, जो क्लास 10th में इस टाइम पर हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, रीट, राजस्थान अर्थात, तो उनके लिए हम बात करते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो लाइक करना है तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए, आपको लगे तो लाइक करिए, लगे तो सब्सक्राइब करिए, कोई दबाव नहीं है दोस्तों आपके पास। तो लेके चलते हैं आपको आज धातु और अधातु की दुनिया में। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें जो कि आप पहले से ही पढ़ के आए हैं उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं और फिर आपको यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई सीरियल देख रहे होते हैं, तो अगर वो सोमवार को सीरियल आ रहा है तो सीरियल जो पिछला दिखाया हुआ है तो पहले रीकैप दिखाता है, ऐसा दिखा दिखा के फिर क्या करता है, फिर बोलता है अब आगे लेके चलते हैं। तो आगे लेके चलेंगे, पहले आपको दिखाते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता है पदार्थ क्या होता है, ये क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ के आए हैं। व्हाट इज़ द मैटर वाला मैटर नहीं, तो बोलते हैं ना मैटर हो गया यार, मैटर हो गया, हमारा झगड़ा हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब मैटर का मतलब पदार्थ, सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या होता है आपको पता है। इसको हम लोगों ने दो कैटेगरी पे डिवाइड किया था। एक तो डिवाइड किया था दोस्तों भौतिक आधार पर, और एक रासायनिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, दो भौतिक आधार और रासायनिक आधार पर हमने क्या किया था, इसको पदार्थ को क्लासिफाई किया था। भौतिक आधार पे वही आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस पर डिवाइड किया था। और रासायनिक आधार पे दोस्तों हम लोगों ने क्या दिया था, आपको पता होगा शुद्ध और अशुद्ध, दैट इज द प्योर एंड इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को वापस हम लोगों ने डिवाइड किया था तत्व और यौगिक में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दोस्तों, एलिमेंट्स को वापस हम कैटेगराइज करते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, देख रहा आपने किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ, इससे इसमें हुआ, इससे इसमें, फिर इससे यहाँ पे आ गए हम लोग। तो आज हम लोगों को स्पेशली ये बात करनी है, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु। तो अब आपको लेकर चलते हैं आगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु, धातु अर्थात मेटल। आपको पता होगा दोस्तों, या नहीं पता होगा तो आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको पता होगा तो हमारे पास क्या है दोस्तों, एक पीरियोडिक टेबल है जो कि कुछ समहाउ ऐसे दिखती है। एक मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है, माई कलाकारी इज टू वीक। ठीक है, तो ये रफ डायग्राम है। नीचे जो है परिवार से बाहर किए गए निकम्मे लोगों को भी रखा गया है, जिनको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट कहते हैं। और ये हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है, हमारा पीरियोडिक टेबल है। और इस पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 93 एलिमेंट्स क्या हैं दोस्तों, प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। और बाकी एलिमेंट्स को साइंटिस्टों ने क्या क्या है, खोद के निकाला हुआ है, मतलब उनको प्रिपेयर किया है, बनाया हुआ है कृत्रिम विधियों द्वारा। तो इन 118 एलिमेंट्स में लगभग आप मान के चलो कि लगभग 80 के आसपास जो हैं वो क्या है, मेटल ही हैं, हमारे क्या है, धातुएं हैं। मतलब इस पूरे हमारा जो अभी तक ज्ञात पूरा का पूरा एलिमेंट्स हैं, उनमें मैक्सिमम क्या है, धातुएं हैं। मतलब कह सकते हैं 75% क्या है, धातुएं हैं, 20% क्या है, अधातुएं हैं, और 5% क्या है, उपधातु। वन सेकेंड, कि आपका ये 75% क्या था दोस्तों, धातु है, 20% क्या है, अधातु है, और 5% क्या है, उपधातु है।
तो हमारा जो धातु का परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में धातुएं पाई जाती हैं हमारी पृथ्वी, हमारे आसपास। तो धातुओं को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, केमिस्ट्री तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो धातुएं क्या होती हैं, परसेंटेज वाइज क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और पीरियोडिक टेबल में इन्हीं का राज होता है, जिनका एक छत्र क्या है, राज है। अच्छा, धातुओं को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका आप याद रखो, जिनके अंत में IUM आएगा वो पक्का क्या होंगी, धातुएं होंगी। अर्थात इसी को लेकर बैठना नहीं है आपको, IUM आएगा तो वो धातु होगी, और बाकी नहीं आएगा तो भी धातु हो सकती है, लेकिन आएगा तो डेफिनेटली होगी। जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ये सब क्या है दोस्तों, धातुएं हैं। नहीं आएगा तो भी वो धातु होगी, वो चेक करना पड़ेगा, लेकिन आएगा तो डिफरेंट, वो ये कह सकते हैं कि पक्का है, क्या होगी, वो धातु है। अब जैसे एक धातु है आयरन, ठीक है, आयरन धातु है, लेकिन उसके बाद में उसके लास्ट में IUM तो नहीं आ रहा है, लेकिन सोडियम में तो आ रहा है, क्या है, सोडियम में तो आ रहा है, तो सोडियम तो पक्का क्या है, धातु है। लेकिन आयरन में नहीं आ रहा है, आयरन में तो नहीं आ रहा है ना, गोल्ड में नहीं आ रहा है, तो वो भी धातु है। तो नहीं आएगा तो चेक करना पड़ेगा है कि नहीं है, लेकिन IUM आएगा तो पक्का क्या है, वो धातु है। ये एक सिंपल सा ट्रिक है पहचानने का, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखो दोस्तों, धातुएं क्या होती हैं, धातु सिंपल सा अगर बताने के लिए कि कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मेटल, धातु क्या होती है, तो आप याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या करती हैं, त्याग करती हैं। क्या करती हैं, त्याग करती हैं। बड़ी दानी होती हैं, एकदम दानी होती हैं, ले जाओ। क्यों त्याग करती हैं, क्योंकि सभी धातुओं के वाह्य कोश में 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करती हैं, वो लॉस करके, त्याग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल, मतलब मजबूत बनना चाहती है, इसीलिए क्या करती हैं, त्याग करती हैं, है ना, मजबूत बनना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग दान करते हैं अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, कुछ गरीब लोग क्या करते हैं, उसको लेते हैं, तो ऐसे ही समझो। तो धातु क्या होती हैं, अब धातु कहाँ से आया दोस्तों, तत्व से आया। ये तत्व का ही क्या है, वर्गीकरण में क्या है, एक धातु है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। वंस अगेन, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कहते हैं। अब अधातु क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा पुल्टा सुल्टा हो जाएगा, क्या होगा, अधातु। अधातु नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होगा दोस्तों, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, खुद में ऋण आयन है, इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो भी ऋण हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कोई बाहर निकालेगा तो वो धन आयन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं जी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ये ऋण आयन बनाते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ध्यान रहेगा पक्का, इन्हें क्या कहते हैं, हम उपधातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी उपधातु नहीं यार, उपधातु नहीं, क्या कहते हैं उसे, अधातु कहते हैं। मैं भी क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी तो मुझे खुद पे विश्वास भी नहीं होता है। तो अधातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और धातु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे हम कह सकते हैं कि इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती है। ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और ये सुचालक नहीं होते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ठोस होते हैं, एक दो को छोड़कर। ये क्या होते हैं, तीनों स्थितियों में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इनके अंतर की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन मोटा मोटा एक बड़ी बात जान लो, जैसे बाल की खाल निकालने की बात नहीं है फिलहाल। अभी आप इसके डिफिनीशंस की बात करो, हम लेके चलेंगे आपको, वहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके से धातु और धातु में अंतर होता है। अभी के लिए आप इतना जानो
कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिससे मैंने बताया कि ये ठोस अवस्था में होती है, ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये कुचालक होते हैं, इनमें चमक पाई जाती है, इनमें नहीं पाई जाती है चमक। ठीक है, अब ध्यान रखना है, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई और ये जो आपने ये परिभाषा लिखा, इन दोनों के बीच में गुण प्रदर्शित करने वाले को, इन दोनों के बीच में गुण प्रदर्शित करने वाले को हम क्या बोलते हैं साहब, उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। तो कोई आपसे उपधातु पूछेगा तो क्या बताएंगे, वे तत्व, क्योंकि ये तत्व का ही कैटेगरी था, तत्व का ही वर्गीकरण बन के धातु अधातु उपधातु बना था, याद आ रहा है। तो वे तत्व जो धातु और अधातु के मध्य क्या करते हैं, धातु और अधातु के मध्य गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड्स। कैसे बोलेंगे, फिर से सुनिएगा, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मतलब जहाँ आप मौका मिलेगा वहाँ ये क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, जहाँ मौका मिलेगा नेगेटिव बना लेंगे। दोगले किस्म के होते हैं हमारे नेताओं जैसे। हमारे नेता क्या होते हैं, सामने कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे। इसीलिए कहा गया ना, कभी कभी इंसान के मुंह में दो जबान होती है ना, ये जीभ होती है ना, दो तरह की होती है। कैसी होती है, मान लो जो किसी साहब से मिलने गए ऑफिस में, आप साहब का तारीफ पे तारीफ किया, अरे साहब आप ही बहुत नीक है, बहुत बढ़िया है, तो अरे ऐसा नहीं क्यों ना। और जैसे उनके ऑफिस से क्या हुए, बाहर निकले, तुरंत गाली चालू, अरे कुत्ता है, कमीना है, उसके जैसा दुष्ट आदमी कोई नहीं है। आप तो इंसान वही हो, अभी अंदर तो साफ अच्छे हैं और बाहर निकलते ही गाली शुरू। तो आपके मुंह में भी क्या है, दो जबान है। आपका भी कैरेक्टर कैसा है, दोहरा कैरेक्टर है। तो ऐसे समझो, उपधातु क्या है, डुअल नेचर का है। धातु और अधातु दोनों के कैरेक्टर्स को शो करने वाले को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। मतलब कह सकते हैं ऐसे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, धातु क्या है, अधातु क्या है और उपधातु क्या है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है कि ये कुछ रिएक्शंस भी करते हैं, इन रिएक्शंस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इनके भौतिक गुण के आधार पर, ये दिखते कैसे हैं, इनका अपीयरेंस कैसा है, इनमें कोई चमक पाई जाती नहीं है कि इसके बाद इनको पीटने पर क्या होता है, ये सब जो गुण होते हैं उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। जब कोई रिएक्शन वगैरह कराते हैं तो वो रासायनिक गुण होता है। तो भौतिक गुण में क्या क्या अंतर होता है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ से इसको मिटाते हैं और एक हेडिंग लगाते हैं, धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे, हम अपने धातु को लेंगे और दूसरी तरफ क्या लेंगे, अधातु को, और उसमें क्या क्या अंतर होता है उसकी बात करेंगे। तो अंतर से क्या हो जाएगा, आप धातु को भी बता सकते हो, पूछे कोई तो धातु वाला कॉलम देख लो, कोई अधातु पूछे तो अधातु वाला कॉलम देख लो। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें अंतर भी हो जाएगा। तो अंतर करने से परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी और अंतर भी आ जाएगा। इसी को कहेंगे एक पंथ दो काज हो गया। ठीक है, तो धातु अधातु उपधातु क्या होता है दोस्तों जान गए। अब हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु में क्या अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने बात किया था आपसे, तो पहले हम धातु और अधातु में फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अंतर देखते हैं। बाद में हम केमिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए हमने गुण लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी, ये धातु है और ये क्या है, अधातु है। तो दोस्तों हमको क्या देखना है, भौतिक गुण, पारदर्शिता, विद्युत एवं ऊष्मा चालकता, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ को लेके धातु और धातु में क्या डिफरेंसेस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच तुलना करनी हो, सुरेश और महेश के बीच, तो आपको पता है कि हमने जैसे ईमानदारी ले लिया और सुरेश और महेश के बीच कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, ऐसे तुलना कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए जिसके आधार पर हम क्या कर सकें, तुलना कर सकें, डिफ्रेंशिएशन कर सकें। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं ये क्या है, आधार है। और इसके ही बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखते हैं, देखिए
पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं किस में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आपको पता है एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, और कहा भी गया है लर्न एक्सेप्शन टू बीट कंपटीशन। वंस अगेन, लर्न एक्सेप्शन टू बीट कंपटीशन। तो एक्सेप्शन मतलब अपवादों को ज़रूर ध्यान रखना है कि देखिए सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस तो आपको पता ही है, ऑब्वियसली पता होगा। तो सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप ये द्रव अवस्था में पाई जाती हैं रूम टेम्परेचर पर, जैसे सीजियम है, फ्रांसियम है, गैलियम है। मरकरी भी एक हमारी धातु है, Hg, है ना। मरकरी भी एक हमारी धातु है जो कि हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी ये अपवाद हैं। बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। और अधातु की बात करें तो ये तीनों स्टेट में मिलती हैं, मतलब ठोस में भी मिलेंगी, द्रव में भी मिलेंगी, है ना। ठोस, द्रव, गैस, तीनों स्टेट में हमारी जो धातुएं हैं वो पाई जाएंगी, ठीक है। अगले अंतर की बात करते हैं दोस्तों, पारदर्शिता, है ना, ट्रांसपेरेंसी। तो चूँकि ये ठोस है तो ठोस के आसपास हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते। तो ऑब्वियसली अगर ये ठोस है तो दोस्तों क्या होगा? ये अपारदर्शी होगा, मतलब इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। आपको पता ही है जब कोई भी चीज़ क्या होगी? ठोस होगी, तो ये 100% श्योर है कि उसके आर पार हम देख नहीं सकते, मतलब यह अपारदर्शी होती है। कौन? धातुएं। और अधातुएं क्योंकि वो लिक्विड भी है, ठोस भी है और गैस भी है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासक ये तीनों कैटेगरी में पाई जाती है। मतलब पारदर्शी जिसके आस पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके आस पार ना देखा जा सके, और पारभासक मतलब थोड़ा देखा जा सके, थोड़ा ना देखा जा सके, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच की स्थिति ये पारभासक होती है। तो पहला अंतर क्या हो गया? धातुएं ठोस होती हैं, अधातुएं तीन स्थिति में पाई जाती हैं। ये अपारदर्शी होती है, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है, इनके आर पार देखा भी जा सकता है कुछ धातुओं में नहीं देखा जा सकता, ठीक है दोस्तों। अगला अंतर क्या है? विद्युत एवं ऊष्माचालकता। तो आप देखिए सभी धातुएं विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं? चालक होती हैं। मतलब ये हमारी एक धातु है, मान लीजिए लोहा है, हमने यहाँ पर क्या किया? इसको हीट दिया, तो कुछ समय के बाद ये हीट इस एंड पर पहुँच जाएगी, इस सिरे पर पहुँच जाएगी, या यहाँ पर बिजली को हमने टच किया तो ये बिजली यहाँ तक आ जाएगी। तो दोस्तों आप समझिए कि सभी धातुएं क्या होती हैं? सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं या चालक होती हैं। मतलब विद्युत या ऊष्मा को एक स्थान से दूसरा स्थान लेके जाती हैं। जैसा आपको पता है कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सारे वायर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो सभी धातुएं क्या है? विद्युत और ऊष्मा की क्या है? चालक हैं। यहाँ पर देखिए सभी क्या होती हैं? सभी धातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। सभी अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट क्या है? आप तो कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट, उनमें तो हमने ग्रेफाइट का नामो निशान नहीं सुना। ये कहाँ से पैदा हो गया? ये कहाँ से आ गया? तो दोस्तों ग्रेफाइट ये कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एलोट्रोप्स है। कार्बन के अपरूप होते हैं ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन। तो उनमें से ये क्या है? ये ग्रेफाइट एक कार्बन का क्या है? अपरूप है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण से ग्रेफाइट क्या करता है? विद्युत का सुचालक है। अदरवाइज सभी अधातुएं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, ऑक्सीजन हो, सभी धातुएं क्या होती हैं? विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा तन्यता, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, तन्ने का गुण। जैसे रबड़ तनता है ना ऐसा, वैसे ही रबड़ को खींचते हैं, तो वैसे ही तन्यता की बात करते हैं, डक्टिलिटी। धातुएं तन होती हैं, अतः इनके तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं क्या होती हैं? तन होती हैं, अतः इनके तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं टूटती नहीं हैं, क्या होती हैं? ऐसा खींचती चली जाएंगी। जब उसको आप ऐसा किसी हथौड़े वगैरह से पीटोगे तो क्या होंगे? धातुएं टूटेंगे नहीं, वो क्या होगी? खींचती चली जाएंगी। इवन आप 1 ग्राम
1 ग्राम सोना लोगे ना, सोना लोगे तो 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है इसका। अब सोचो 1 ग्राम सोना लिया और 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना मतलब समझते हो, इतना थोड़ा सा, ये हो गया 1 ग्राम, 1 ग्राम सोना हो गया। अब इसको मतलब खींच के तान के इस तरीके से 2 किलोमीटर का वायर बनाया जा सकता है। तो धातु में आप समझ सकते हैं कितनी तन्य होती हैं। इवन टंगस्टन का तो इस तरीके से वायर बनाया जा सकता है, इतना पतला, इसका इतना पतला ही बनेगा तभी तो 2 किलोमीटर होगा। टंगस्टन का भी इस तरीके से बनाया जा सकता है कि वो तो इनविजिबल हो जाएगा, उसका वायर दिखेगा नहीं, इतना पतला वायर बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो धातु में तन्य होती हैं, इनके क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। इन तारों के माध्यम से क्या होती है, हमारी बिजली पास होती है। और सबसे अच्छा जो चालक है वो चांदी है। सोना भी अच्छा चालक है, लेकिन अब इस चांदी और सोना हम अपने खंभे में लगा दें, वायर में लगा तो रातों रात चोरी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर या आजकल तो एल्युमिनियम का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये तन्य नहीं होती हैं। अधातुओं में क्या है स्थिति, ये क्या होती हैं, तन्य नहीं होती है, मतलब इनको इस तरीके से स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, ताना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सॉरी, आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी की बात करें तो इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हथौड़े से पीटने पर इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है, अर्थात ये आघात वर्धनीय होती है। तो बात को समझिएगा कि जब हम क्या करते हैं, हथौड़ा लेके, जैसे ये लोहे का राड है, हथौड़ा लेके इस पर हम क्या करेंगे, पीटेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बल्कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। पहले इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरीके, अभी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं आघात वर्धनीय। मतलब धातुओं को जब उनके सतह पर चोट किया जाता है, थोड़ा मारा जाता है, तो यह टूटती नहीं है, बल्कि इनकी पृष्ठीय क्षेत्रों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। इस गुण को ही आघात वर्धनीय कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, और धातुओं में ये गुण पाया जाता है। और आप देखिए, इसीलिए क्या करते हैं, धातुओं को पीट के पतली शीट्स में क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो खाना पैक वगैरह करने की आपने शीट्स देखी होगी, वाइट कलर की होती है, चांदी की तरह चमकती है, वो एक्चुअली एल्युमिनियम शीट्स होती हैं। वो क्या होती हैं, एल्युमिनियम शीट्स होती हैं। और उनको इसी माध्यम से बहुत ही पतले शीट्स में क्या किया जाता है, पतले थिन, एकदम पन्नी की तरह, आप देखो पन्नी की तरह क्या करते हैं, एकदम पतला सा, उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उसको इस तरीके से पीटते हैं तो बहुत ही वो पतली सरफेस में बन जाता है। फिर उसको काट के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो हथौड़े से पीटने पर इनके पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, अर्थात ये क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है, अर्थात इनको पतले परतों में ढाला जा सकता है। ये धातु का गुण है। अधातु में क्या होती है, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब कोई चीज़ इस तरीके से तोड़ो टूट जाए, इस तरीके से तोड़ो टूट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। जैसे कांच वगैरह क्या होते हैं, उन्हें भंगुर कैटेगरी में रखा जाता है कि कांच क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। तो अधातु में भंगुर होती हैं, अतः ये हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। हथौड़े से पीटने पर क्या होती है दोस्तों, छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। जबकि ये हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे कणों में टूटते नहीं, बल्कि क्या होते हैं, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। आप देखते हो, आपका जो लोहार होता है जब उसको पीटता है तो लोहा टूटता नहीं, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, ऐसी वृद्धि हो जाती है। अगर लोहा को इस तरीके से करने पर वो टूट जाए, इसका मतलब वह लोहा ओरिजिनल लोहा नहीं है, उसमें कुछ चीज़ों को क्या है, मिलावट की गई है। क्या की गई, मिलावट की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, भंगुर नहीं होते हैं। धात्विक चमक की बात करें तो मेटालिक लस्टर में क्या, तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं पाई जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट और आयोडीन में कुछ एक लस्टर टाइप का पाया जाता है, एक चमक पाई जाती है। तो मैंने कहा हर जगह अपवाद है ना, कोई एक नियम बनता है, तो कभी कभी आप देखते हो कुछ लोग उस नियम के विरुद्ध भी चले जाते हैं। तो नियम बना दिया कि अधातुओं में चमक तो नहीं पाई जाती है, लेकिन हुआ क्या,
ग्रेफाइट और आयोडीन जो अधातुएं हैं इनमें कुछ मात्रा में चमक पाई जाती है। जैसे ये कुछ तो आपने ग्रेफाइट को देखा होगा, ब्लैकिश कलर का होता है, शाइनिंग करता है। आयोडीन जो होता है वो हल्का सा येलोइश कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ब्लैक्शर पाया जाता है, थोड़ा सा चमक पाया जाता है, जबकि अन्य अधातुओं में किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। दोस्तों धात्विक ध्वनि की बात करें, सोनेरिसिटी की बात करें, धात्विक ध्वनि की बात करें तो इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं, जबकि अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती है। दोस्तों अगली बात करें हम वैद्युत अपघटन की बात करें। जब हमने धातु को लिया और क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते समय हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे कि आपने बैटरी में देखा होगा, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं साहब कैथोड। एक को बोलते हैं क्या, एनोड, और एक को बोलते हैं कैथोड। कैथोड अर्थात जो कैटायन मतलब केमिस्ट्री में कैटायन का अर्थ पॉजिटिव चार्ज और एनायन का अर्थ नेगेटिव चार्ज। तो उसके आधार पर हम बात करेंगे तो वैद्युत अपघटन के दौरान धातुएं कैथोड पर प्राप्त होती हैं। धातुएं कहाँ प्राप्त होती हैं दोस्तों, कैथोड पर प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं और इनके कैटायंस होते हैं। तो जो कैटायन, कैथोड का मतलब कैटायन जिस तरफ जाए उसे कैथोड कहेंगे, कैटायन जिस तरफ जाएगा उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और कैटायन उस तरफ जाएगा अर्थात कैथोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। कैथोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तभी तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। चार्ज अट्रैक्शन के बारे में आई होप आपको पता होगा। तो पॉजिटिव चार्ज उधर ही जाएगा जहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैथोड खुद में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जो धातुएं धनायन बनाती हैं तो किधर जाती हैं, कैथोड की तरफ। तो वैद्युत अपघटन के दौरान जब मतलब हम धातुओं में क्या करते हैं, विद्युत पास करते हैं, तो उनका अपघटन हो जाता है, टूट जाती हैं और वो किधर गति करती हैं, कैथोड की तरफ। जबकि वैद्युत अपघटन के दौरान अधातुएं किस पर प्राप्त होती हैं, एनोड पर प्राप्त होती हैं, अर्थात वो एनोड की तरफ गति करती हैं। तो दोस्तों ये था धातु और अधातु में अंतर। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 1 2 3। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ये दोस्तों धातु और अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण में क्या था, डिफरेंस था। आप चाहें तो इन्हीं के आधार पे कोई आपसे पूछे धातु क्या होती है तो बता भी सकते हैं। एक दो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसी को आप क्या कर दीजिए, उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए। कोई पूछे धातु क्या होती है, आप बोले जो तन्य हो, जो उसमें विद्युत और उष्मा का क्या हो, चालन का गुण हो, उसे धातु कहते हैं। इसके आधार पे इसको भी बता सकते हैं। कोई डिफरेंस पूछेगा तो आप डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक पंथ दो काज हो जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था। और धातु और अधातु में बेसिकली भौतिक गुण के आधार पे क्या क्या अंतर होते हैं वो यहाँ पे आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं मिश्र धातु में। तो मिश्र धातु क्या होती है दोस्तों, तो आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे कि मिश्रा जी की धातु को मिश्र धातु कहते हैं, नहीं तो सबका मुँह चौपट हो जाएगा। ये मिश्रा जी की धातु नहीं है, इसको एलोस बोलते हैं। ये एलोस है। मिश्र धातु क्या होती हैं, जैसा कि नाम से काफ़ी क्लियर हो पा रहा है आपको कि मिश्रा जी की धातु नहीं है ये, बल्कि क्या है, जब हम क्या करते हैं, धातुओं को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं तो क्या होती है, मिश्र धातु बनती है। क्या होती है, मिश्र धातु बनती है। तो कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में गलित अवस्था में आपस में मिला देते हैं तो प्राप्त पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। वापस मैं बोलता हूँ, जब ये दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में आपस में मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिलाएंगे कैसे दोस्तों, पहले हम धातु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब किसी ठोस को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर आप गर्म करोगे तो जाहिर सी बात है वो ठोस किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। मतलब किसी ठोस को ठोस में मिलाओगे तो उतने अच्छे से मिलेगा नहीं, इसीलिए धातु को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब लिक्विड बन जाएगा,
गर्म ज़्यादा करेंगे, आप देखो लोहे को सब लोहार गर्म करता है, बहुत ज़्यादा गर्म करता चला जाएगा तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि लोहा पिघलने लगेगा। तो उसी स्थिति में क्या करेंगे, उसको दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसी मिक्सिंग को क्या कहेंगे, मिश्र धातु। क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। तो ध्यान क्या रखना अपने को कि मिश्र धातु क्या है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में एक दूसरे से क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उस बनने वाले पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। तो हमारे पास कुछ मिश्र धातु हैं, आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ ज़रूरी मिश्र धातुएं हैं, एलॉस हैं। जैसे कि पहला है पीतल। आपने बहुत सुना होगा पीतल के बर्तन हमारे घर में आते हैं। तो पीतल कोई एक तत्व नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई धातु नहीं है, बल्कि वो क्या है, मिश्र धातु, क्योंकि उसमें कापर और जिंक मिला के क्या करते हैं, बनाते हैं। तो कापर 80%, जिंक 20% मिला के बनाते हैं। तो इसका उपयोग बर्तन, तार बनाने में, मशीनों में, है ना। कारतूस, है ना, कारतूस का मतलब आप समझो जो बंदूक की गोली वगैरह रहती है उससे कारतूस कहते हैं, और काफ़ी मजबूत होनी चाहिए वो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पीतल का यूज़ करते हैं कारतूसों में भी, है ना। तो ये इसका क्या है, मिश्र धातु, इसका संगठन और क्या है, उपयोग। अगला है कांसा, जिसको ब्रोंज कहते हैं, है ना। ब्रोंज क्या है, कापर 88% और टिन 20%, आप 12% आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। इसका उपयोग हम लोग बर्तन, मूर्तियों के निर्माण में करते हैं। ठीक है, आगे है जर्मन सिल्वर। तो यहाँ कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान क्या रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। एक ऐसी बात हो गई, हाँ ऐसी ही बात है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। ध्यान रखना है, जर्मन सिल्वर में कापर 60%, जिंक 20% और 20% आपका क्या है, निकल होता है। सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका निर्माण भी हम जेवर, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कापर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसी भी मिश्र धातु का। इवन गोल्ड की जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, नाक, कान में, गले में, आभूषण या जेवर पहनते हैं, उसमें भी कापर मिलाया जाता है, ताकि गोल्ड की ड्यूरेबिलिटी बढ़े और इसकी मजबूती बढ़े। नहीं तो गोल्ड क्या होता है, बहुत ही मुलायम मेटल्स होता है, बहुत ही मुलायम धातु होता है। तो आगे बढ़ो, स्टेनलेस स्टील, ये बड़ी मजबूत स्टील होती है, काफ़ी दिन तक चलती है। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, फिर क्रोमियम, निकल तथा जैसी आवश्यकता होती है उस तरीके से मिलाते हैं हम लोग। कई क्वालिटीज़ के आते हैं ये। तो आयरन, क्रोमियम, निकल तथा कार्बन को मिला के हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का निर्माण करते हैं। और इसका निर्माण बर्तन, साइकिल के पुर्जे और औजार बनाने में किया जाता है। दोस्तों शोल्डर है, टाँका, सुना होगा, टाँका, कांटा नहीं, कांटा लगा हुआ लगाना आ जाएगा, तो ये टाँका है, ये वो शोल्डर कहते हैं। आप देखते हो दुकान पे जाते हो तो इलेक्ट्रीशियन होता है, वो शोल्डर लेके गया तो सोल्डिंग करता रहता है, तो वही शोल्डर। वो शोल्डर लेड और टिन का बना होता है, और इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि मिश्र धातु क्या होती है, और कुछ मिश्र धातुओं के संगठन और उनको उपयोग था। आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने बात किया कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है, इनफैक्ट धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, और मिश्र धातु क्या होती है। तो ये हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो मेटलर्जी पर बात करेंगे, धातुकर्म पर बात करेंगे कि किस तरीके से धातुएं रिएक्शन करती हैं। उससे पहले भी हम लोग एक बार मिलेंगे, धातुओं के, अधातुओं के रासायनिक गुण पर बात करेंगे और किस तरीके से वो अभिक्रियाशील होती हैं उस पर बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय, शी।